हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन जैम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ठीक है, जैम के बारे में हमने दो वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। अब कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जेम्स रोल इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। जैसा कि हमको पता है जेम गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए ही है, तो जेम का रोल क्या है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का क्या रोल है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ ए फिजिकल मार्केट प्लेस। यहीं से कांटा लगा दीजिए, यहीं से कट कर दीजिए। फिजिकल मार्केट प्लेस तो है नहीं, हमने जब बात करी ऑनलाइन है, तो पहला गलत होगा। अब बात करते हैं सेकंड, इट इज़ एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो यहाँ तक ठीक है। आगे क्या है, दैट फैसिलिटेट्स गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। तो ये ठीक बात है, यहाँ तक ये ठीक है। थर्ड है, इट इज ए गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग प्रोक्योरमेंट रूल्स। ये प्रोक्योरमेंट रूल्स नहीं सेट करती है गवर्नमेंट एजेंसी, बट प्रोक्योरमेंट रूल सेट नहीं करती है। तो ये ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। ठीक है, तो गलत क्यों हुआ है ये भी आप ध्यान करते जाइए। ठीक। फोर्थ है, इट इज ए टैक्स कलेक्शन प्लेटफॉर्म। ये टैक्स कलेक्शन प्लेटफॉर्म है, ये भी गलत। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे लिए, इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट फैसिलिटेट्स गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसपे हम क्या प्रोक्योर करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट। ध्यान दीजिएगा, नॉट ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग जेम फॉर गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। ऑप्शन ए है कॉस्ट सेविंग। ये कॉस्ट सेविंग है, ये इसका बेनिफिट है, तो ये आंसर के लिए क्रॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पूछा गया है जो बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो कॉस्ट सेविंग एक बेनिफिट है, हमने डिस्कशन किया था। ट्रांसपेरेंसी ये भी एक बेनिफिट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इंक्रीज ब्यूरोक्रेसी ये देखते हैं, और उसके बाद डी है सपोर्ट फॉर स्मॉल बिजनेस, ये भी इसका बेनिफिट है। तो ये बेनिफिट नहीं है, ऑड मैन आउट अप्रोच है, इससे भी हमको पता चल गया। बाकी देख लेते हैं, इंक्रीज्ड ब्यूरोक्रेसी है, ये है सही आंसर, यानी कि ये बेनिफिट नहीं है। इंक्रीज्ड ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, है ना, यानी कि जो आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ठीक है, उनका क्या है, देयर इंटरफेरेंस। ठीक है, देयर इंटरफेरेंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है वो यहाँ होता नहीं है, तो इंक्रीज्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इन द इंडियन गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग जैम। ठीक है, जैम को मैनेज करने के लिए देखिए, जैम को कौन मैनेज करता है, जैम को मैनेज करता है जैम एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ऐसा जैम एसपीवी बना हुआ है, लेकिन ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ऐसा पूछा गया है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये नहीं आता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये आता है। देखिए, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही क्रॉस हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑब्वियसली गृह मंत्रालय का इसमें कोई लेना देना नहीं है। गृह मंत्रालय क्या काम करती है, गृह मंत्रालय काम करती है डिफेंस के बारे में। ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स बात करती है आपकी फॉरेन पॉलिसीज के बारे में, है ना, वीजा डिप्लोमेट्स वगैरह। तो ये दो तो वैसे ही आउट हो गए। हमें डाउट आना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और सेकंड ऑप्शन के बारे में। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रूल्स वगैरह बनाती है, जीएफआर रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेके आई होगी, ऑब्वियसली ऐसा हम सोच सकते हैं, बट ये इसके अंदर का काम है। तो जब किसी स्पेशल या डेजिग्नेटेड फील्ड का काम है तो उसको कोई ना कोई स्पेशल मिनिस्ट्री डील करती है, जैसे यहाँ है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ पेमेंट। यहाँ क्या लिखा गया, प्राइमरी मेथड। ठीक, तो किस चीज का पेमेंट करने के लिए, प्राइमरी मेथड ऑफ पेमेंट यूज्ड ऑन द जेम प्लेटफॉर्म। देखिए, हमने बात की थी कि जेम में जब गुड्स प्रोक्योर होता है उसके बाद बायर को पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप मान के चलिए कैश पेमेंट तो कहीं पे भी ऑप्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम आउट कर देते हैं। उसके बाद चेक, देखिए जब ये ऑनलाइन है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, तो जब नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो जब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जेम की, तो आप चेक भी किसको देने जाओगे, चेक आप किसी को देने जा नहीं सकते ना, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अब सी ऑप्शन है डिजिटल पेमेंट्स थ्रू द इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे। इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे यानी कि आपको जेम पोर्टल पे ही ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने का। तो वो पेमेंट आपके कैसे हो सकते हैं, आपके नेफ्ट हो सकता है, ठीक है, नेफ्ट हो सकता है, आरटीजीएस आप कर सकते हैं, ठीक है, बैंक ट्रांसफर आप कर सकते हैं, है ना। और ये सारे इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे ऑप्शन आपको वहां पे मिलेंगे। जब आप बिल को प्रोसेस करते हैं उसके बाद में आपके पास ऑप्शन होता है पेमेंट का, आपने नेफ्ट पेमेंट करना है, आरटीजीएस करना है, बैंक ट्रांसफर करना है या इंटरनेट बैंकिंग से करना है, तो ये ऑप्शन आप वहां सेलेक्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, डी कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। राइट आंसर हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल पेमेंट्स थ्रू द इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करंट वर्जन ऑफ द जेम वर्किंग इन 2023, ठीक है। तो जेम जो अभी रनिंग में चल रहा है उस पे कौन सा वर्जन है, देखिए हमने जेम 3.0 की बात करी थी, 2018 में आया था, ठीक है। बट राइट नाउ कौन सा वर्जन चल रहा है, वर्जन चल रहा है 4.0, 4.0, ठीक। तो जेम बेस वर्जन जो है पहला वर्जन होगा, जेम 2.0, 3.0 देन 4.0। तो ये जो है ये अभी लेटेस्ट वर्जन है, ठीक, लेटेस्ट वर्जन। जेम का लेटेस्ट वर्जन क्या है, जेम 4.0, इसमें ऐसा कुछ समझ नहीं है, याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रजिस्टर्ड सप्लायर्स अंडर जेम कैन बी रिमूव फ्रॉम द लिस्ट इफ दे, जैसे हमने बात की थी यहाँ पे सप्लायर्स को रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद में उनको ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है, उनको रिमूव भी किया जा सकता है जेम पोर्टल से। तो किन किन केसेस में रिमूव किया जा सकता है, पहला ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है, सप्लाई सब स्टैंडर्ड गुड्स। सब स्टैंडर्ड गुड्स का मतलब क्या होता है, अदर देन स्पेसिफाइड गुड्स, ठीक है, या इसको हम कह देंगे इंफीरियर गुड्स, यानी कि खराब क्वालिटी के आपने दे दिए, है ना, दूसरे ब्रांड के, जो चालू ब्रांड है उसके दे दिए, जो मांगा नहीं है वो आपने दे दिया, सब स्टैंडर्ड गुड्स दे दिए, यानी कि आपने लोअर स्टैंडर्ड के दे दिए, खराब क्वालिटी के दे दिए, इंफीरियर गुड्स दे दिए। ऑब्वियसली सही बात है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है मेक एनी फॉल्स डिक्लेरेशन टू एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जेएम में जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आपको उनको कंप्लाई करना पड़ता है। तो उसकी भी एक टर्म है कि आपको फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं देना है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसी, पीएसयूज, किसी भी बायर को आपको फॉल्स डिक्लेरेशन नहीं देना है। तो अगर आपने फॉल्स डिक्लेरेशन दिया तो भी आपको रिमूव किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कहता है फेल टू अधेयर टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन और सप्लाई ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज ऑन टाइम, ठीक है। तो आपने जो है परचेज का ऑर्डर जो है पीओ ऑर्डर जो है आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में आप सप्लाई नहीं करते हो, आप क्या करते हो, जो सप्लाई है वो नहीं करते। जब सप्लाई नहीं करोगे तो आपको भी रिमूव किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो तीनों ऑप्शन ठीक है, तीनों ऑप्शन जो है हमारे ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, परचेज ऑफ गुड्स मे बी मेड विदाउट इनवाइटिंग मल्टीपल कोटेशन और बिड्स अप टू रुपीज डैश फॉर द आइटम्स नॉट अवेलेबल ऑफ जेम। देखिए हमने बात की थी जहां पर हमने देखा था कि 25,000 रुपए तक आपको कोई कोटेशन नहीं चाहिए, फिर 25,000 से हमने 5 लाख तक की बात करी, फिर 5 लाख से ज्यादा की वैल्यू की बात करी। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर जेम पे अवेलेबल नहीं है, अगर जेम पे अवेलेबल नहीं है तो आपको क्या करना है, विदाउट जेम खरीदना है। तो बिना कोटेशन के कितने रुपए तक आप खरीद सकते हो, देखिए हम खरीद सकते हैं 35,000 नहीं, 15,000 नहीं, देखिए 3,000 बहुत नीचे लग रहा है और अजीब सा ऑप्शन है, ये आपको फंसाने के लिए डाला गया है, ये फंसाने के लिए इस तरह के ऑप्शन डाले जाते हैं। 3,000 भी नहीं, आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25,000, यानी कि 25,000 रुपए तक आप बिना कोटेशन के परचेज कर सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट परचेज। आपने वीडियो में देखा होगा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इसके बारे में, ठीक है। जो डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं वो क्लास 2 का वीडियो है, उसको आप एक बार देखेंगे तो ये सारी चीजें उसमें हमने डिस्कशन किया था। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8,
परचेज ऑफ गुड्स मे बी मेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ परचेज कमेटी। ठीक है, परचेज कमेटी क्या होती है, आपकी एक कमेटी होती है जो परचेज करने के लिए आपने बनाई होती है, मोस्टली उसमें 3 से 5 मेंबर होते हैं। ओके, परचेज कमेटी इन केस गुड्स आर नॉट अवेलेबल ऑन जेम। देखिए आपने क्या किया, जेम पे गुड्स अवेलेबल नहीं थे तो आपने एक परचेज कमेटी बनाई, तो परचेज कमेटी के जरिए आप खरीद रहे हैं, तो ये डायरेक्ट परचेज तो नहीं है, ऑब्वियस बात है नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, 25,000 रुपए से ज्यादा और 2.5 लाख रुपए तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यानी कि अगर 25,000 रुपए से ज्यादा की वैल्यू है और 2.5 लाख रुपए तक की वैल्यू है तो आप लोकल लेवल पे एक कमेटी बना सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट में यानी कि लोकल मार्केट में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लोकल मार्केट में आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी के ये ऑप्शन गलत है ऑब्वियसली। ठीक है, और ये ऑप्शन देखिए फिर फंसाने के लिए दिया हुआ है, जैसे क्या लिखा हुआ है, गुड्स कैन नॉट बी परचेज्ड अदर देन जेम। ये हमने बात की थी, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं एक्सेप्शन। हमने इनिशियली बात करी थी कि जीएफआर के तहत जेम को इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें ये कहा गया है कि आपको जेम से प्रोक्योर करनी है। क्या कहा गया है कि ऑल कॉमन गुड्स, ठीक है, एंड सर्विसेज, ये आपको कहां से प्रोक्योर करनी है, ऑन जेम, आपको जेम से प्रोक्योर करनी है। लेकिन ये एक्सेप्शन है। ठीक है, कौन सा चीज एक्सेप्शन है कि आपको सामान नहीं मिल रहा है तो आपने एक लोकल लेवल की कमेटी बना ली और 25,000 तक तो मैंने बोला डायरेक्ट आप परचेज कर सकते हैं बिना कोटेशन, और 25,000 से ज्यादा और 2.5 लाख रुपए तक आप लोकल लेवल की एक कमेटी बना सकते हैं और उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। इन ए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी मिनिमम नंबर ऑफ वेंडर शुड बी। देखिए अब हमने बात की थी 5 लाख से ऊपर आपको क्या चाहिए, यानी कि 5 लाख से ज्यादा की अगर आपने बाइंग करनी है, ठीक है, परचेज ग्रेटर देन 5 लाख, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेंडर इंक्वायरी करनी पड़ेगी। जब टेंडर इंक्वायरी आप करते हैं तो वहां पर आपको कितने टेंडर मिनिमम चाहिए जिससे कि वो टेंडर क्वालिफाई हो सके। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मिनिमम 3 आपको टेंडर्स चाहिए। मिनिमम 3 अगर टेंडर नहीं आते हैं तो आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, वो टेंडर आपका फेल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, और लास्ट ऑप्शन नो मिनिमम नंबर इज रिक्वायर्ड इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी ये भी गलत है। हमेशा ध्यान रखिए मिनिमम 3 टेंडर आपके होने चाहिए। यानी कि आपने टेंडर फ्लोट किया, आपने एक टेंडर डॉक्यूमेंट बनाया, जेम पे फ्लोट कर दिया। ठीक है, आपने क्या किया, जेम पे इसको फ्लोट कर दिया। जेम पे जब फ्लोट किया तो आपको मिनिमम कितने लोग चाहिए, मिनिमम 3 पार्टी चाहिए, मिनिमम 3 पार्टी चाहिए। अगर ये 3 पार्टी नहीं होती है तो ये टेंडर क्या हो जाएगा, इफ लेस देन 3 पार्टी, तो टेंडर क्या हो जाएगा, टेंडर गेट्स कैंसिल्ड। तो ये टेंडर कैंसिल कर दिया जाएगा और फ्रेश फिर वापस यहाँ आ जाएंगे, क्या आपका फ्रेश रीटेंडरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेश रीटेंडरिंग आपको करनी पड़ेगी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, मिनिमम 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये है ना बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। EMD is not required to be furnished by bidder if they are। देखिए पहले एक बार हम चर्चा कर लेते हैं EMD क्या है। EMD जो होती है आपकी, EMD ये होती है आपकी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। ठीक है, EMD क्या हो गई आपकी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। यानी कि जब भी जेम पे टेंडर फ्लोट किया जाता है तो EMD रिक्वायर्ड होती है। EMD की जो रेंज होती है 2% से 5% तक होती है। यानी कि जो ये EMD की रेंज है 2% टू 5% होती है। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर एक्सक्लूजन है, यानी कि उन लोगों को EMD फर्निश करने की आवश्यकता नहीं है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश EMD। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जैसे हमने पढ़ा था MSME। तो जो MSME होता है
ठीक है। इसमें क्या है, एम फॉर माइक्रो, एम फॉर स्मॉल, एम फॉर मीडियम। तो ये जो मीडियम है ना, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये जो मीडियम है इसको तो ईएमडी देना है, ठीक है, ईएमडी देना है, ठीक है। मीडियम जो एंटरप्राइज है उसको तो देना है, बट माइक्रो और स्मॉल जो है, ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है, इनको ईएमडी देने की आवश्यकता नहीं है। माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश ईएमडी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर बी कहता है स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डीआईपीपी। डीआईपीपी जो है एक डिपार्टमेंट है जो स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करता है, इंसेंटिव्स देता है, अलग अलग स्कीम निकालता है। तो ये भी एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कि जो स्टार्टअप्स है, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इनको भी ईएमडी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता है। उसके बाद आता है ऑप्शन नंबर सी, फर्म्स हैविंग टर्नओवर एक्सीडिंग रुपीज 500 करोड़, यानी ऐसी फर्म्स जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, 500 करोड़ नहीं है, 500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, उनको भी ईएमडी देने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन सी भी सही है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के रेफरेंस में अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन के रेफरेंस में, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक माना जाएगा, ठीक है। बातें तीनों ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के रेफरेंस में एनी ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज हो सकता है, स्टार्टअप्स हो सकते हैं, ठीक है, फर्म्स हो सकती है जिनका 500 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो। इन तीनों में से अगर आप कोई भी तरह के सेलर होते हैं तो आपको ईएमडी देने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज ईएमडी लेना होता है, और 2 से 5% ईएमडी होता है। 2 से 5% किसका होता है, देख लेते हैं। 2% टू 5% किसका, ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। जैसे मान के चलिए कि 2 लाख का सामान है, 2 लाख का सामान है और आपने बोला कि 3% ईएमडी रहेगी, चलो 2% कर देते हैं, 2% ईएमडी रहेगी, तो आपको 4,000 रुपये ये आपकी ईएमडी जमा करनी पड़ती है। जब ईएमडी पहले जमा होती है तभी वो पार्टी, जो सेलर है, वो टेक्निकली क्वालिफाई माना जाता है। इन एब्सेंस ऑफ ईएमडी वो सेलर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ओके, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन जेम। एक नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बारे में और डिस्कशन कर लेंगे, और इससे रिलेटेड सारी बातें जो है हमारी हो चुकी है लगभग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप उसको ध्यान से करिए। आपने 2 क्लासें देखी है, उन 2 क्लासों को आप ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसमें डिस्कशन में बहुत सारे इंटरनल पॉइंट बातें हमने करी है, ठीक है। ये 10 जो क्वेश्चन है एमसीक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें 1 से 2 क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे खासकर मैं अगर मेरी पर्सनल चॉइस बताऊं तो ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट बनना चाहिए। तो मैं इसको, वैसे तो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मेरी नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये क्वेश्चन जहां तक मुझे लगता है पूछा जाना चाहिए। जेम बहुत नया कॉन्सेप्ट है, तो इनके पास में अभी बहुत सारे क्वेश्चन है पूछने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी बताई हुई जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में कोई भी डाउट रहता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में उसके एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।